गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर चैनेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, जैन कॉलेज धुरवा से हूँ। आज हम लोग देखेंगे सेमेस्टर 3 के संबंध में CC5 पेपर को। उसमें यूनिट 1 में देखेंगे कि संप्रेषण क्या है एवं संप्रेषण के प्रकारों एवं भूमिकाओं को किस प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है। संप्रेषण का सामान्य अर्थ इस संबंध में लिया जा सकता है कि मानव एक व्यक्ति के रूप में जन्म लेता है। उस समय वह हाड़ मांस का एक पुतला होता है। वह जन्म से मृत्यु तक समाज पर आश्रित रहता है। उसे सामाजिक प्राणी बनने में भाषा की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। वह समाज की भाषा सीखना माँ की गोद में शुरू कर देता है। माँ के साथ कभी रोकर, कभी हंसकर, तो कभी हकलाकर वह संप्रेषण का भागीदार बनने लगता है। जैसे जैसे वह बड़ा होता जाता है, वह अपनी मातृभाषा के शब्द भंडार से परिचित हो जाता है। 5 वर्ष की अवस्था आते आते वह मातृभाषा में अपने समाज के सदस्यों के साथ संप्रेषण आरंभ कर देता है। उसमें संप्रेषण कौशल का विकास धीरे धीरे हो जाता है और वह अपनी विविध आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु संप्रेषण तकनीकों का प्रयोग करने लगता है। वह संप्रेषण लेकर जन्म नहीं लेता, वरन वह संप्रेषण करना समाज में ही सीखता है। इस प्रकार संप्रेषण कौशल एवं सामाजिक विरासत है। सरल अर्थ में संप्रेषण का तात्पर्य विविध प्रकार की सूचनाओं का लेन देन से संबंधित है। सूचनाओं का लेन देन समाज में भाषा के माध्यम से होता है। भाषा को हम समाज में सीखते हैं। उसे हम माँ के गर्भ से लेकर पैदा नहीं होते। संप्रेषण का साधन अथवा उपकरण भाषा ही है। चूँकि मानवीय भाषा शाब्दिक एवं गैर शाब्दिक या शारीरिक दोनों प्रकार की होती है, अतः मानव दोनों तरह की भाषाओं से जुड़ी तकनीकों एवं विधियों के उपयोग से संप्रेषण करता है। जिस तरह मानव अपने जानवर पूर्वजों से उद्विकसित होकर इस धराधाम में अवतरित हुआ, उस समय उसके पास वाणी का विकास नहीं हुआ था, लेकिन उसने अपनी शारीरिक भाषा, चेहरे के हाव भाव, शरीर के विभिन्न अंगों, हाथ पैर, गर्दन, आँख, नाक, दांत, जीभ इत्यादि के माध्यम से अपने समाज के सदस्यों के साथ संप्रेषण आरंभ किया। संप्रेषण के कारण वह सामाजिक प्राणी बना। कालांतर में उसने वाणी का विकास किया। वाणी का विकास हो जाने पर संप्रेषण और सरल हो गया। अब वह अत्यंत ध्वनि संकेतों को गढ़कर संप्रेषण करने लगा था, लेकिन हर समाज की शाब्दिक भाषा अलग अलग होती है। इस स्थिति में शारीरिक भाषा से ही 2 विभिन्न बोलियों के बोलने वाले संप्रेषण किया करते हैं। इस तरह मानव ने अपने इतिहास को गढ़ने, रचने तथा स्वरूप प्रदान करने में संप्रेषण का सहारा लिया। आज हम वैश्विक ग्राम के निवासी बन गए हैं। हम पूरे विश्व के साथ सूचना तकनीकों से बंध गए हैं। हम बिना दूरी तय किए एवं बिना समय गंवाए पूरे विश्व के साथ सूचनाओं का लेन देन कर लेते हैं। इसने हमें शक्तिशाली बनाया है। संप्रेषण धारावाहिक रूप में प्रत्येक समाज में शाब्दिक और गैर शाब्दिक ढंग से प्रचलित है। संप्रेषण के ऊपर मानवशास्त्र विषय में अध्ययन किस शुभारंभ कब हुई? संप्रेषण के ऊपर मानवशास्त्रीय अध्ययन का शुभारंभ करने का श्रेय ब्रिटिश मानवशास्त्र के जनक E.V. टायलर को जाता है। टायलर ने अपने मैक्सिको प्रवास के दौरान गूंगे बहरों के स्कूल में जाकर उनके बीच संचारण को जानने एवं समझने का प्रयास किया था। उन्होंने गूंगे एवं बहरों के बीच संकेतों के माध्यम से संचारण होते हुए देखा। अपने इस अवलोकन के आधार पर उन्होंने संप्रेषण को मानवशास्त्रीय ढंग से परिभाषित करने का प्रयास किया। आपके अनुसार संचारण को संप्रेषण एवं संप्रापक के बीच सूचनाओं के
आदान प्रदान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। संचारण में सूचनाओं को संकेतों के रूप में भेजा जाता था तथा प्राप्त किया जाता था। इस संचारण व्यवस्था में संप्रेषक एवं संप्रेषापक दोनों ही उन संकेतों से परिचित होते हैं जिनके माध्यम से सूचना भेजी जाती है। संप्रेषण के ऊपर टायलर महोदय के योगदान की झलक हमें उनकी पुस्तक एंथ्रोपोलॉजी एन इंट्रोडक्शन टू मैन एंड हिज सिविलाइजेशन जो 1888 में प्रकाशित हुई, उस पुस्तक में टायलर के प्रमुख योगदान मिलते हैं। टायलर के बाद फ्रेंच बॉस, एडवर्ड सापिर तथा ब्लूमफील्ड जैसे विद्वान ने भाषा का अध्ययन कर मानवीय संप्रेषण की विविध पहलुओं को प्रकाश में लाने का प्रयास किया। इस आरंभिक विद्वानों के प्रयास से मानवशास्त्र में भाषा एवं संप्रेषण का अध्ययन आरंभ हुआ, जो उनके बाद के विद्वानों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गया तथा आगे के विद्वानों को भाषा, संस्कृति एवं संप्रेषण का अध्ययन हेतु उत्प्रेरणा भी प्राप्त हुई, जो आज भी जारी है। जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है कि संप्रेषण या संप्रेषक या संप्रापक के बीच विविध प्रकार की सूचनाओं के आदान प्रदान की व्यवस्था है। इस व्यवस्था के माध्यम से मानव जीवन से संबंधित हर एक पहलू के बारे में संप्रेषण होता है, जो मानव एवं उसके सामूहिक जीवन के लिए आवश्यक होता है। इस व्यवस्था द्वारा निम्नलिखित प्रकार के सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, जो संप्रेषक के प्रकार एवं भूमिका की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करता है। पहला है सांस्कृतिक सूचना, दूसरा आर्थिक सूचना, तीसरा राजनीतिक सूचना, चौथा धार्मिक सूचना, पाँचवा शैक्षणिक सूचना, छठवां कैरियर संबंधी सूचना, सातवां यात्रा संबंधी सूचना, आठवां स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य विज्ञान की सूचना, नौवां प्रशासनिक सूचना, 10वां कानून से जुड़ी सूचनाएं, 11वां मनोरंजन संबंधी सूचनाएं, 12वां मनोवैज्ञानिक सूचनाएं, 13वां सुरक्षा संबंधी सूचनाएं, 14वां घटना दुर्घटना की सूचनाएं, 15वां विकासात्मक सूचनाएं और 16वां है प्रबंधक की सूचनाएं। इस प्रकार की विविध प्रकार की सूचनाएं होती है जो संप्रेषण के माध्यम से भेजी जाती है और प्राप्त की जाती है। अतः संप्रेषण की भूमिका एवं प्रकार्य भी विविध है। मानव जीवन का कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं है जहां संप्रेषण के प्रकार एवं भूमिका दिखाई नहीं देते हैं। संप्रेषण के प्रमुख प्रकार्य एवं भूमिकाओं को निम्नलिखित ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है, जैसे सामाजिक भूमिका, सांस्कृतिक भूमिका, आर्थिक भूमिका, धार्मिक भूमिका, राजनीतिक भूमिका, शैक्षणिक भूमिका, कैरियर निर्माण भूमिका आदि आदि। पहला है सामाजिक भूमिका, जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। मानव एक सामाजिक प्राणी है, वह समाज में सामूहिक जीवन जीता है। सामूहिक जीवन जीने के लिए सामाजिक गुणों के विकास की जरूरी पड़ती है। अच्छी आदत, दया, करुणा, त्याग, सहानुभूति, सामाजिक मूल्य, आदर, प्रेम जैसे सामाजिक गुणों का विकास संप्रेषण के माध्यम से होता है। संप्रेषण के माध्यम से सामाजिक गुण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तथा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचते हैं। समाज में जन्म, छठी, बरही, 27वां, नामकरण, मुंडन जैसे व्यक्तिगत अनुष्ठानों को सामूहिक ढंग से मनाया जाता है। इसे मनाने में संप्रेषण की भूमिका महत्वपूर्ण रहती है। संप्रेषण से सामाजिक संस्कार विकसित होता है। समाज में विभिन्न आयु एवं लिंग वर्ग की भूमिका परिस्थिति को स्पष्ट करने तथा कार्य रूप प्रदान करने में संप्रेषण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दूसरी भूमिका है सांस्कृतिक भूमिका। मानव सामाजिक प्राणी होने के साथ साथ एक सांस्कृतिक प्राणी भी है। संस्कृति का विकास समाज में ही होता है। संस्कृति समाज में जीने का एक तरीका है। यह तरीका हर समाज में अलग अलग होता है। प्रत्येक समाज में विभिन्न आयु एवं वर्गों की भूमिका परिस्थिति अलग अलग होती है। हर समाज के वर्गों के वस्त्र, परिधान, आभूषण, घर, घरेलू उपकरण, युद्ध उपकरण, भाषा अलग अलग पाए जाते हैं।
एक समाज से दूसरे समाज में विविधता का कारण संस्कृति है। कला, धर्म, सरना, श्मशान, युवा गृह, अखड़ा, ग्राम प्रधान, पुजारी, अंतर्ग्राम प्रधान जैसे सांस्कृतिक तत्व जनजातीय समाज में देखने को मिलते हैं। इन सांस्कृतिक तत्वों के प्रसरण में संप्रेषण अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। सांस्कृतिक तत्वों का प्रसरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तथा एक समाज से दूसरे समाज में संप्रेषण द्वारा प्रसारित होता है। इस प्रकार हम देखेंगे तीसरी भूमिका है आर्थिक भूमिका। संप्रेषण विभिन्न प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं एवं आर्थिक संस्थाओं से हमें अवगत कराता है, जैसे खाद्य संकलन एवं शिकार, पशुचारण, स्थानांतरण कृषि, स्थायी कृषि, दस्तकारी, कलाकारी एवं श्रमिक। इन अर्थव्यवस्थाओं से जुड़ी आर्थिक संस्थाएं जैसे उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण, बाजार, आय व्यय, बचत, कर्ज के बारे में संप्रेषण हमें जानकारी देता है। प्रत्येक अर्थव्यवस्था को अपनी विशेषता, गुण, दोष एवं सीमाएं हैं, जिनके बारे में हम संप्रेषण द्वारा जान पाते हैं। आज हमारे सामने वैश्विक ज्ञान अर्थव्यवस्था है। इस अर्थव्यवस्था में बहुराष्ट्रीय कंपनियां, सूचना तकनीकी से जुड़े इंजीनियर, प्रोफेशनल्स, ज्ञान कर्मचारी हैं। इनके अपने वैश्विक स्तर के बाजार एवं व्यापार हैं। इन सभी आर्थिक संस्थाओं का संचालन ज्ञान से होता है। ज्ञान अर्थव्यवस्था की जानकारी में हमें संप्रेषण से प्राप्त होता है। चौथी महत्वपूर्ण भूमिका है राजनीतिक भूमिका। आज हमारे समाज में 3 तरह की राजनीतिक व्यवस्था प्रचलित है: पारंपरिक व्यवस्था, राष्ट्रीय व्यवस्था एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था। पारंपरिक राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान, ग्राम पुजारी एवं ग्राम पंच पाए जाते हैं। इन संस्थाओं द्वारा ग्राम तथा अंतर्ग्राम स्तर की समस्याओं का निपटारा किया जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर हमारे यहाँ आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था प्रचलित है। इस व्यवस्था के 3 प्रमुख अंग हैं: तृतीय पंचायत व्यवस्था, विधानसभा परिषद व्यवस्था तथा लोकसभा एवं राज्यसभा व्यवस्था आदि। अब दूसरा हम देखेंगे शैक्षणिक भूमिकाएं। संप्रेषण हमें पारंपरिक शिक्षा एवं आधुनिक शिक्षा से परिचित कराता है। परंपरा की शिक्षा हमें परिवार, पड़ोस, समुदाय में मिलती है। कहा जाता है कि परिवार प्राथमिक पाठशाला होता है। माता इस पाठशाला की शिक्षिका होती है। इसके बाद पास पड़ोस एवं समुदाय हमें परंपरा की जानकारी देती है। इससे हमारे अंदर संस्कार, सामाजिक मूल्य एवं सामाजिक गुणों का विकास होता है। संस्कार, सामाजिक मूल्य एवं सामाजिक गुणों के विकास में संप्रेषण हमें शिक्षित करता है। वह हमें शिक्षित कर उन्हें पालन करने के हेतु उत्प्रेरित करता है। इस तरह परंपरा की शिक्षा को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तथा एक समाज से दूसरे समाज तक पहुंचाने में संप्रेषण का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसकी प्रमुख विशेषता या छठी विशेषता है धार्मिक भूमिका। संप्रेषण धर्म एवं धार्मिक तत्वों के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रत्येक समाज के अपने अपने देवी देवता, उनकी पूजा विधि, पुजारी, पर्व त्योहार, तीर्थ स्थल, धार्मिक जुलूस एवं मेले होते हैं। इन धार्मिक तत्वों में के बारे में जानकारी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक, एक समाज से दूसरे समाज तक हमें संप्रेषण देता है। इसके अलावे भी कई ऐसे भूमिका हैं, जैसे कैरियर निर्माण भूमिका, यात्रा एवं पर्यटन संबंधी सूचना, ज्ञान विज्ञान के प्रसारण में योगदान, स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य विज्ञान में भूमिका, प्रशासनिक भूमिका, कानून पालन में योगदान, मनोरंजन संबंधी भूमिका, मनोवैज्ञानिक भूमिका, अफवाह प्रसारण एवं रोकथाम में भूमिका, सुरक्षात्मक भूमिका, घटना दुर्घटना की जानकारी, प्रवसन संबंधी भूमिका, व्यवसाय प्रबंधन संबंधी भूमिका आदि आदि। ये सभी संप्रेषणात्मक मानवशास्त्र विषय से संबंधित भूमिकाएं हैं जो संप्रेषण के माध्यम से होता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।